अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, एली वेजल एक अमेरिकन ज्यूश राइटर प्रोफेसर ने कहा था कि हमेशा कोई ना कोई साइड लो। न्यूट्रल रहना मतलब है आप जो ऑपरेसर है, जो जुल्म कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसके साथ हैं आप। क्योंकि आपकी खामोशी से जो ऑपरेसर है वो और स्ट्रांग होता है, और जो जुल्म सह रहा है वो और कमज़ोर होता है, विक्टिम जो होता है। इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि कोई साइड लें। न्यूट्रलिटी इज़ नॉट एन ऑप्शन। हम भी अपना प्रोग्राम रखते हैं, इसमें रेगुलर देखने वालों को अच्छी तरह पता है कि हमारा एंगल क्या है, हम किन खराबियों को दिखा रहे हैं और किन अच्छाइयों को दिखा रहे हैं, जो हम समझते हैं। ठीक है, न्यूट्रल नहीं है हम। ठीक है ना। न्यूट्रल मीन्स कि मैं कमला हैरिस के साथ हूँ, नहीं। न्यूट्रल मीन्स मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, नहीं। मैं न्यूट्रल रह ही नहीं सकता मुख्तलिफ सिचुएशंस में। न्यूट्रल ये है कि पाकिस्तान की आर्मी एक अच्छी आर्मी है और पाकिस्तान को और रीजन को इससे फ़ायदा है। ये मेरे इश्यूज हैं जिस पे मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट। अजीज दोस्तों, भारत हमेशा से एक पावर रही है, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं होती थी एज ए पावर, क्योंकि उसके इंटेंशंस कभी भारत से बाहर निकल के रहे ही नहीं। तो और कहा यह भी जाता है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी भारत की है। तो भारत स्ट्रॉन्ग हमेशा से रहा है, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं था क्योंकि उसके कभी बाहर के पॉलिटिक्स में। और 47 के बाद जब एक भारत आज़ाद हुआ तो वो भी नॉन अलाइंड की तरफ रहा। बहुत बड़ी दुनिया की मूवमेंट थी नॉन अलाइंड। और नॉन अलाइंड कंट्रीज वो होते थे जो कोल्ड वॉर में कहते थे कि हम ना अमेरिका के साथ हैं ना सोवियत यूनियन के साथ हैं। तो भारत हमेशा नॉन अलाइंड रहा। अमेरिका के साथ भी इसके ताल्लुकात नॉर्मल थे, अच्छे थे, और रशिया के साथ तो सोवियत यूनियन के साथ ज़ाहिर है बहुत ही स्ट्रांग थे। तो न्यूट्रल रहा। अब भारत न्यूट्रल नहीं रह सकता। अब भारत की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ये समझती है कि अब न्यूट्रलिटी इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप दुनिया के मुख्तलिफ इश्यूज़ पे हमेशा न्यूट्रल रहते थे। आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ जिसने 1980 का भी ओलंपिक खेला, 1984 का भी ओलंपिक खेला। 1980 में मॉस्को में ओलंपिक हुआ था, तो 79 में सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान। वेस्ट वाज फाइटिंग ए वॉर विथ सोवियत यूनियन, विथ यूनाइटेड विथ इस्लामिक कंट्रीज। मुसलमान मुल्कों के साथ मिलकर वेस्ट सोवियत यूनियन से लड़ रहा था। तो उस ओलंपिक का वेस्ट ने बाइकआउट किया, 1980 के ओलंपिक का, और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने बाइकआउट किया। मुसलमान मुल्कों ने, सारों ने बाइकआउट किया, पूरा यूरोप, ये वो। बहुत कम कंट्रीज सोवियत यूनियन के उस ओलंपिक में गए थे, 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। उसमें इंडिया भी था। इंडिया ने कहा हम न्यूट्रल हैं। अमेरिका ने उस वक्त भी बहुत समझाया कि आप भी बाइकआउट करें, उन्होंने कहा नहीं हम न्यूट्रल हैं। फिर 1984 का ओलंपिक आया, वो लॉस एंजल्स में हुआ। अब उसके लिए बाइकआउट की फिर सोवियत यूनियन ने अपील की। तो वो कंट्रीज जो सोवियत यूनियन आए थे तकरीबन ने बाइकआउट किया, 17-18 कंट्री। भारत ने कहा नहीं हम तो न्यूट्रल है, हम तो जाएंगे। तो भारत वॉज न्यूट्रल। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि जब कोविड में भारत ने बजाय इसके कि एक मंगता कंट्री जो दुनिया के आगे हाथ ही फैला के रखते हैं कि यार वैक्सीन दे दो, यार ये दे दो, यार वो दे दो, खुद कुछ करने के काबिल नहीं होते थे, उन कंट्रीज़ में भारत का शुमार होता था। क्योंकि हर चीज़ के लिए हम बाहर की तरफ देखते थे। बंदूक की गोली बाहर से मंगानी है, बुलेट प्रूफ जैकेट बाहर से मंगवाना है, छोटे से छोटी दवाई बाहर से मंगवानी है, या उनकी कंपनियां यहाँ पे बैठी हैं और वो कर रही हैं। कोविड में भारत ने लीडरशिप दिखाई, मांगने के बजाय वैक्सीन बना ली। दैट शोज द पोटेंशियल। और बेहतरीन वैक्सीन बनाई।
बेहतरीन मुकाबला किया कोविड का। वहाँ से फिर आपके कुछ बोल्ड स्टेप हुए भारत के। कश्मीर के ऊपर क्लियर एक स्टांस ले लिया ना, ख़त्म ना, जान छोड़ो यार, ख़त्म, बहुत हो गया। तो ये है कि अंदरूनी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें से भारत की स्ट्रेंथ सामने आई, इन्वेस्टर्स का बूस्ट हुआ और एक पावर भारत बनने लगा। फिर इकोनॉमी की डेवलपमेंट में 5वें नंबर पे आ गया। सब कह रहे हैं कि 2-3-4 साल हैं, इसमें तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो पोटेंशियल की तरफ अब भारत जा रहा है। तो फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में भी भारत को देखना होता है। तो रशिया यूक्रेन वार वॉज ए टेस्ट। रशिया यूक्रेन वार में भी भारत ने वही रोल अदा किया जो भारत ने 80 और 84 के ओलंपिक्स में किया था। क्या हम दोनों के साथ है भाई। पुतिन के साथ भी जप्पियां पाई और जेलेंस्की के पास गए तो उसको भी जप्पियां पाई। हमारा पर्सनल मसला क्या है उसमें, हम कोई उम्मा का चूरन ये वो ड्रामे सब नहीं है हमारे पास। रशिया यूक्रेन वॉर है, हम समझते हैं बैठ के डिसाइड होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये है कि जब वो जेलेंस्की से मिल के आए तो फिर पुतिन भाई साहब ने भी पूछा, भाई मोदी जी क्या बात हुई, क्या है क्या नहीं, और बाइडेन ने भी। तो दोनों ने मोदी जी से कांटेक्ट किया। इससे साबित होता है कि भारत की इंटरनेशनल पोजीशन क्या है, कि एक बर्निंग इशू जो दुनिया को तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहा है, उसमें भारत का ऐसा कुछ ना कुछ तो है ना, कि प्राइम मिनिस्टर जाते हैं पुतिन से मिलने के लिए, इसके 2-3 हफ्ते बाद चले जाते हैं जेलेंस्की से मिलने के लिए। अभी भी ब्रुनेई में चले गए हैं, पोलैंड से होके आए हैं। और इस सब के बावजूद लोकल लेवल पे आज भी भारत के इस डेवलपमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोडक्शन पे, क्योंकि यू आर ए वेरी बिग प्रोड्यूसर, आपके पास बाइंग पावर है, आपकी इतनी बड़ी पावर है। तो ये दिखाना था कि यूक्रेन गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो कितना इम्पोर्टेंट था। हो सकता है कि कोई ऐसी बातचीत हुई हो, क्योंकि इस पिछले 2-3 महीनों में मोदी जी के बाइडेन से भी बहुत क्लोज कनेक्शन बने हैं, कॉन्टेक्ट्स हुए हैं, और अभी मुलाकात भी हुई थी। इसी तरह पुतिन से भी मुलाकात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अजीज दोस्तों, हिजबुल्लाह की तरफ आते हैं। हिजबुल्लाह ने 320 कात्यूशा रॉकेट इसराइल पे तेल अवीव में मारे हैं, साउदर्न लेबनान से। अब होता यही है ना कि मसला ये है कि पहले आप करते हो शुरुआत, 7 अक्टूबर हमास जाके शुरू करती है, इसको सपोर्ट करता है पैलेस्टीनियन इन गजा, इन वेस्ट बैंक एंड एंटायर वर्ल्ड, और फिर उसको सपोर्ट करते हैं साइलेंटली मुस्लिम कंट्रीज। कोई उस पर कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। 2 दिन तक नंगा नाच चलता रहा। इसके बाद इसराइल ने ऑफेंस शुरू किया तो पूरी दुनिया बोल उठी। तो आप ये हरकतें करोगे। अब ये भाई साहब हैं खालिद मशल, हमास का सीनियर लीडर। ये कहता है कि फ़लस्तीन के आदमियों, औरतों और बच्चों को अपने जिस्म पे बम बांध के मार देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, जब वो देखें कि करीब में कोई यहूदी है या काफिर है। यानी कोई भी यहूदी काफिर आपको नजर आए, कोई या काफिर में सब आ गए ना, हिंदू क्रिश्चियन सब, तो आप कोई भी औरत, बच्चा और आदमी अपने जिस्म पे बम बांध के फट जाओ उनके सामने जाके, ताकि आप भी मर जाओ, वो भी मर जाए। दिस इज द लेसन ए सीनियर हमास लीडरशिप, जिसको कि ये लोग पोर्ट्रे कर रही है पूरी दुनिया की उम्मा, खास तौर पे एज ए रिवॉल्यूशनरी टीम या पता नहीं क्या कुछ। तो ये जब आप लेसन दे रहे हैं अपनी सीनियर लीडरशिप की तरफ से, और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ऑपरेट्स ओपनली। भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर ऑल। इसका पूरे बर्थ से लेके अब तक इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई और रोल आप बता दो।
सिवाय इसके कि इसने टेररिज्म किए। गजा में गवर्न करने का मौका मिला, आपने क्या डिलीवर किया? 400 किलोमीटर की आपने टनलें नीचे बना ली, लेकिन आपने डिलीवर क्या किया? गजा का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाया? गजा तो वही भीख पे उस पे। अब आप कहोगे कि इसराइल ने रोका हुआ था। इसराइल ने काफ़ी हद तक स्लो ग्रेजुअली फ्रीडम दी थी ना, ट्रेड हो रही थी, शिप आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। जब भी तो आपके पास इतना रॉकेट और इतना सारा कुछ है, उन ट्रेड की आड़ में आप यही करते रहे हो ना। तो अजीज दोस्तों, ये सिचुएशन है। अजीज दोस्तों, प्रोग्राम लंबा हो रहा है और मेरे पास एक बहुत लंबा डिटेल्ड टॉपिक है, अमेरिकन इलेक्शंस। मैं वापस रिस्क ले रहा हूँ। पिछली बार मेरी वीडियो भी डिलीट की थी और एक हफ्ते की पाबंदी लगाई थी। इस बार ज़रा जो फैक्ट्स है मेरे पास वो आपके सामने रखूँगा। अपनी तरफ से इसमें कोशिश करूँगा कम, लेकिन उन फैक्ट्स से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल वो वीडियो में किसी अगले एपिसोड में कहीं डालूंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने अपने अमेरिका के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। मैं अमेरिका तो इस बार गया हूँ 7वीं 8वीं बार, और मुख्तलिफ इलाकों में जा चुका हूँ। बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे चले जाएं तो लॉस एंजलिस, सैन डिएगो सब किया है। मिडल में भी आ जाएं तो ह्यूस्टन भी, शिकागो भी हो गया, आर्कनसास भी हो गया, और न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन। मेरा हमेशा से अमेरिका के लिए, ज़ाहिर है मैं एक एक्सप्लोर करने वाला बंदा हूँ, गौर करता हूँ चीज़ों पे, देखता हूँ। मेरा अपना स्टडी है रेगुलर। आपको पता है मैं 24 घंटे इन्हीं कामों में होता हूँ, तो स्टडी मेरी स्ट्रॉन्ग है। मैं ये समझता हूँ जब भी अमेरिका जाता हूँ कि अमेरिका अगर 50 नहीं तो कम से कम 25 साल यूरोप से आगे है, यूरोप से। तो ये है कि वेरी एडवांस्ड कंट्री है। मिलिट्री पावर के हिसाब से भी आप देखें ना, तो अमेरिका के पास मिलिट्री पावर तो दुनिया में है सबसे बड़ी, लेकिन उसकी मोबिलिटी, अमेरिका के पास 13 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता फौजी अड्डा होता है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है तो एक तो इसके साथ एक लंबी चौड़ी फ्लीट होती है, जिसमें बॉम्बर होते हैं, जिसमें स्पीड बोट्स होती हैं, जिसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसके ऊपर दर्जनों एयरक्राफ्ट आपके पास होते हैं जो बमबारी करने के लिए कभी भी किसी वक्त उड़ सकते हैं। और वहाँ पे मिसाइल्स एक से एक लगे हुए होते हैं, वो भी आप हमले के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे खाने पीने का पूरे स्टाफ के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए खाना पीना होता है। मुझे सही से याद नहीं, मैंने इसकी पूरी स्टडी की थी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 1 साल तक का इनके पास पानी पीने का भी स्टॉक होता, खाने पीने का, मेडिकल का, बाकायदा हॉस्पिटल बना हुआ है, पूरा एक अड्डा है। ऐसे 13 हैं अमेरिका के पास। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। पाकिस्तान उम्मा का चैंपियन और ग्लोबल वारफेयर की बात करता है कि इसराइल को भी ख़त्म कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये एक चलता फिरता अड्डा है। अब आप सोचो ऐसे 2 या 3 अड्डे एक साथ खड़े हों, किसी में जंग हो रही है, सपोज मिडिल ईस्ट में हो रही है, अमेरिका के 13 में से 3-4 एक साथ इतने बड़े बड़े अड्डे खड़े हों, तो अमेरिका के पास कई 100 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ खड़े हैं उधर। पूरा एक एयरपोर्ट बन गया आपका, 4 रनवे हैं उसमें। अब उसमें इतने मिसाइल हैं। जो आर्मी दूसरी आपकी वहाँ पे हवाई जहाज़ों से और मुख्तलिफ से उनकी सप्लाई के लिए रेगुलर चीज़ें मौजूद हैं, फिर उसकी अपनी एक फ्लीट है। ये जिस दुनिया के इलाके में चाहें एक पूरा अड्डा बना सकते हैं। ये अमेरिका की मिनिमम, मैंने आपको आर्मी की कंपैरिजन दिखाई कि कितना स्ट्रॉन्ग है। चाइना के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी फॉर चाइना टू मूव मिलिटरीली, जंग के लिए एक ऐसा अपना अड्डा भेज दे। अभी टू फार अवे फ्रॉम अमेरिका मैं समझता हूँ। फिर अलाइड विथ यूरोप है ना हर चीज़ के लिए, दोनों का अलायंस है, वो बहुत भारी है पूरी दुनिया के लिए। तो इस
अलायंस इस स्ट्रेंथ, फिर अमेरिका के अपनी मैं डेवलपमेंट देखता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वहाँ पे लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड, हम बैठ के लंदन से कंपेयर करते हैं। अब ऑब्वियसली लंदन एक 1000 साल पुराना 1500 साल पुराना शहर है। पिछले तकरीबन समझ लेना कि 1000 साल से तो कम से कम लंदन दुनिया पे एक तरह का एक स्ट्रॉन्ग सिटी है, लेकिन ज़ाहिर इतना पुराना है। फिर तो उस ज़माने में आबादी कम थी तो छोटा था, फिर बढ़ते बढ़ते अब वो कंजेस्टेड है। इसको आप कंपेयर अमेरिका के किसी जगह से नहीं कर सकते। अब जैसे मैं शिकागो गया, ठीक है, वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम होता है, टोरंटो गया, इन इलाकों की डेवलपमेंट ही अलग है यूरोप से। यहाँ पे भी हाईवेज हैं, सब कुछ है, पूरा यूरोप कनेक्टेड है। मेजर यूरोप सिटीज़ में मैं बाय रोड जा चुका हूँ, ब्रसल्स से ख़ास तौर पे जब मैं वहाँ रहता था। है यहाँ पे भी डेवलपमेंट। मैं कहता हूँ 25 साल अमेरिका आ गए, फिर वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड देखें आप, बड़े बड़े घर हैं, यहाँ के छोटे छोटे डरबे बने हुए हैं। मतलब आपने पलंग रख ली ना तो आपके पास अलमारी के लिए मुश्किल से जगह बचती है, इतने छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो यह है कि लाइफ स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है अमेरिका का, इनकम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आम पाकिस्तानी, बंगाली और जो लोअर जॉब्स होती हैं, किसी दुकान में, किसी स्टोर पे, किसी फैक्ट्री में वर्कर के तौर पे, या जो वो आपको मैक्सिमम 2500 पाउंड सैलरी, 3000 कर लें, बहुत हुआ तो पाउंड। अमेरिका में वो $5000 तो आम सी बात है। वहाँ की इनकम ज़्यादा है, वहाँ की लाइफ एक्सपेंसिव नहीं है यूरोप, ख़ासतौर पे लंदन के मुकाबले में। तो ये कि यूरोप से अमेरिका बहुत आगे है इंफ्रास्ट्रक्चरल, इनके पास हाईवेज हैं, आप देखें बेहतरीन प्रोग्राम के साथ सिटीज़ बसाए गए हैं। आपको यूँ स्क्वायर में सीधी सीधी रोड्स मिलेंगी, कटती हुई रोड मिलेंगी, सीधी सीधी एक प्लांट सिटीज़ बनते हैं। लंदन जैसा शहर बहुत। एनीवे अजीज़ दोस्तों, ये मैं आज का प्रोग्राम यहाँ पे रोकता हूँ और अमेरिकन इलेक्शंस पे बहुत जल्द आपके सामने एक कड़कता धड़कता प्रोग्राम आएगा। अजीज़ दोस्तों, अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो काइंडली कीप सपोर्टिंग। आपके सामने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों।